इस तरह से इसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इसको जो मैं बरतने की कोशिश करता हूं उसी को आपके साथ साझा करता हूं। राग दरबारी का अब तक 55 से 56 संस्करण प्रकाशित हो चुका है, लेकिन हिंदी आलोचना राग दरबारी के बारे में थोड़ी उदासीन सी रही है। ऐसा क्यों कर? इस सवाल से रूबरू होते हुए मैंने इस पर सोचना शुरू किया। हिंदी भाषी जनता और हिंदी भाषा का शास्त्र है, इसके बीच की जो फांक है, उस फांक को समझे बगैर हम आज के समाज के साथ संवाद नहीं कर पाएंगे। ये हम लोगों की एक पीड़ा है। एक बार मैंने रेवोल्यूशन जी से साझा किया था कि मराठी में एक उपन्यास प्रकाशित होता है और उसकी 1 लाख प्रतियां प्रकाशन के 3 महीने के अंदर बिक जाती हैं, और हिंदी में प्रकाशक पुस्तकालयों के लिए प्रकाशित करते हैं, पाठक वर्ग धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। तो राग दरबारी के साथ ऐसा, राग दरबारी को इस दृष्टिकोण से अगर पढ़े तो कैसे पढ़े? मुझे बार बार ऐसा लगता है, राग दरबारी के प्रकाशन का वर्ष 1964 है। 1964 भारतीय इतिहास में 2 घटनाओं के लिए जाना जाता है: पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन। तो 64 से लिखना शुरू किया, 64 से लिखना शुरू किया जी, नहीं, प्रकाशन हुआ सर 68 में, लिखना शुरू किया 64 में। जैसे वो भूमिका में लिखते हैं कि मैंने लिखना शुरू किया 1964 में, तो 64 में लिखना शुरू किया हुआ वर्ष है जब पंडित नेहरू का निधन होता है। पंडित नेहरू कौन है? जो आधुनिक भारत को औपनिवेशिक आधुनिक संस्थाओं के जरिए निर्मित करने का एक भगीरथ प्रयास कर रहे थे, और उस प्रयास के फलस्वरूप किस तरह का राष्ट्र निर्मित हो रहा है। तो क्या उस दृष्टा के विजन में कोई गड़बड़ी है, या उन औपनिवेशिक आधुनिक संस्थाओं ने जिसके जरिए भारत राष्ट्र निर्माण का सपना वे देख रहे थे? राग दरबारी का आरंभ होता है शहर, और शहर के आगे भारतीय गांव का महासागर। उपन्यास की पहली पंक्ति इन 2 विचारधाराओं को आमने सामने खड़ा करती है। शहर के जरिए राष्ट्र का निर्माण होगा। शहर यानी औपनिवेशिक आधुनिक संस्थाओं की एक प्रतिनिधि संस्था, और गांव 7 लाख भारत, 7 लाख गांवों का भारत, जिसकी बात गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान बार बार कही थी, और जिसको लेकर नेहरू और गांधी का 1946 का 45 का वो पत्राचार है। अब 5 अक्टूबर को गांधी ने जो नेहरू को चिट्ठी लिखी थी, यानी 2 दृष्टियों की टकराहट। उपन्यास में बार बार नेहरू और गांधी का जिक्र आता है, 1962 के युद्ध का भी जिक्र आता है। संकेत यह मिलता है कि अगर गांधी के रास्ते भारत चला होता तो क्या 62 के युद्ध में हम किस अहिंसा के सहारे लड़ लेते? लेकिन संकेत यह भी मिलता है कि हम आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में जो भारत को गढ़ने का प्रयास किए, उस रास्ते चलकर कहां जा रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या टिप्पणी है उपन्यासकार की? रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे जब मन करे जो चाहे 2 लाख रख दे। रिसर्च को क्या कहता है? घास खोद रहा हूं। यह तस्वीर बन रही है आधुनिक भारत निर्माण के उन आरंभिक प्रयासों के द्वारा, जब औपनिवेशिक आधुनिक संस्थाओं के जरिए भारत राष्ट्र निर्माण की कोशिश पूरे जोर शोर से और पूरी ईमानदारी से की जा रही थी। लेकिन
गांव में वह शैक्षणिक संस्थान किस रूप में पहुंचता है। शिवपालगंज कस्बे का वह छंगामल विद्यालय इंटर महाविद्यालय में कैसे उत्क्रमित होता है और उसका उस संस्थान का निर्माण कैसे होता है, वो उपन्यास के केंद्र में। अब वैसे औपनिवेशिक संस्थानों के जरिए अगर राष्ट्र निर्माण की कोशिश होगी तो राष्ट्र नहीं एक विद्रूप बनेगा। इसलिए उन्होंने अब इस विडंबना बोध को अभिव्यक्त करने के लिए व्यंग्य की शैली को अपनाया है। इस बात को मैं थोड़ा मजबूती से रेखांकित करना चाहूंगा। आप उस उपन्यास को पढ़ें, 4 प्रमुख संस्थाओं जिसे मैं कॉलोनियल मॉडर्निटी की संस्थाएं मानता हूं, उसके जरिए उन्होंने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को विश्लेषित करने का प्रयास किया है। 4 संस्थाएं, सबसे बड़ी संस्था तो शिक्षा की संस्था है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है, चुनाव के कितने तरीके आजमाए जा रहे हैं, उस सारे चुनाव के तरीके फर्जी ढंग से जीतने के तरीके हैं, और इन सब के केंद्र में कैसे एक कस्बे में एक व्यक्ति आ जाता है। जैसे वैद्य जी का जो बैठक खाना है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। ब्रिटेन की सत्ता का केंद्र जैसे है वैसे ही वो शिवपालगंज की सत्ता का केंद्र वैद्य जी का दवाखाना है। वो एक साथ वहां के कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरपर्सन भी हैं, वो इंटर महाविद्यालय के सेक्रेटरी भी हैं, और कहें तो शिवपालगंज में जो हवा भी बहती है वो वैद्य जी के इशारे से बहती है। सत्ता का यह केंद्रीकरण औपनिवेशिक संस्थाओं के बुनियादी निर्मिति में है। इसलिए अगर उसके जरिए कोई राष्ट्र बनाया जाएगा तो वह राष्ट्र नहीं विद्रूप होगा। राग दरबारी के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल बीइंग एन इनसाइडर, चूंकि वे प्रशासनिक सेवा के व्यक्ति थे, उसके भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार को, कमिटमेंट के अभाव को उन्होंने देखा था बहुत नजदीक से। और जब हम लोग अगर एक नजर डालें उन औपनिवेशिक आधुनिक संस्थाओं की जिसकी नींव भारत में शोषण के लिए डाली गई थी, शासन के लिए डाली गई थी, तो शुरुआत ही उसकी जिस शोषण और शासन की व्यवस्था के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण हुआ है, उन संस्थाओं के जरिए कोई राष्ट्र नहीं बनेगा, विद्रोह करेगा। ये उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है। इस चीज को जरा दूसरे रूप में देखें। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि मिशेल फूको जो इस दौर का एक बड़ा चिंतक रहा है, उसका एक इंटरव्यू है जो एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित भी है, पावर/नॉलेज, लंबा इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में अति वामपंथी समूह ने उसका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में वो कहता है कि मॉडर्निटी के इंस्टीट्यूशंस के रहते हुए आप किसी इक्विलिटेरियन, किसी इगैलिटेरियन सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इन संस्थानों को नकारने का साहस जुटाना पड़ेगा, और जब तक हम वो काम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। उत्तर औपनिवेशिक दौर का एक बड़ा चिंतक फ्रेंच फेनन, जो खुद अल्जीरिया के स्वतंत्रता संघर्ष का सिपाही रहा है, उसने द रेजेड ऑफ अर्थ, उसकी किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है। उस किताब में भी वह शोषण के सारे तरीकों को, जो औपनिवेशिक शासन ने किस तरह से प्रशासनिक शोषण से लेकर सांस्कृतिक स्तर पर शोषण की एक व्यवस्था कायम की, उसकी पोल पट्टी खोलता है। आशा ये है कि इन संस्थाओं के रहते हम कोई मुकम्मल राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। हम यूरोप की प्रतिछाया ही बनेंगे। वही जो एंडरसन बार बार कहता है अपने विश्लेषण में, जिसकी चर्चा पहली बार मैंने नामवर जी के मुंह से हिंदू कॉलेज के सेमिनार में सुनी थी। उस दौरान मैं बीए का विद्यार्थी था और बेनेडिक्ट एंडरसन की वो किताब आई थी इमेजिन कम्युनिटीज, और नामवर जी ने कहा था हिंदू कॉलेज के सभागार में कि बाबा एंडरसन ने कहा है कि
राष्ट्र कल्पित समूह है। उस समय मैं बीए का विद्यार्थी, इस बात नहीं समझ पाया था, लेकिन वो चीजें कहीं न कहीं मेरे जहन में बैठी और मैंने फिर उस पर काम किया। तो जो इमेजिन कम्युनिटीज है, उस इमेजिनेशन का ठेका भी यूरोप ने ले लिया और उसने जिन 3 प्रतिरूपों की प्रस्तावना किया, दुनिया के राष्ट्र राज्य उसी के प्रतिरूप हैं। परिणाम है कि हम राष्ट्र राज्य नहीं बन पाए, एक राष्ट्र के रूप में मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाए, विद्रूप बनकर रह गए। इसी स्वातंत्र्योत्तर भारत के विद्रूप के रूप में विकसित होने की कथा का आख्यान राग दरबारी है। इसे इस रूप में भी पढ़कर देखा जाए तो उत्तर औपनिवेशिक विमर्श में एक भारत के बुद्धिजीवियों की ओर से हस्तक्षेप की सैद्धांतिक निकाली जा सकती है। धन्यवाद।